हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सोशल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजन तथा स्तर निर्माण की एक व्यवस्था है जो मानव समाज के इतिहास में सामान्यतः प्रत्येक देश काल में उपस्थित होती है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता की प्रकृति एवं विस्तार में अंतर पाया जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण सामान्यतः सामाजिक विभेदीकरण का परिणाम होती है। सोशल डिफरेंशिएशन प्राचीन काल से चला आ रहा है। किसी भी समाज में आयु, लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति, बुद्धि, शिक्षा, भाषा, संपत्ति आदि की असमानता के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्राचीन परंपरा रही है। किसी भी समाज में विभेदीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं व्यक्तिगत जो विभेद है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आयु, लिंग या वर्ण, रंग, लंबाई इसके आधार पर असमानता जो पाई जाती है वो व्यक्तिगत विभेदीकरण होती है। जबकि दूसरी है सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक विभेदीकरण जो है धर्म, भाषा, संस्कृति, राजनीतिक, सत्ता पद या आर्थिक स्तर पर पाए जाने वाली समानता को सामाजिक विभेदीकरण कहा जाता है। समाज में कुल मिलाकर इस तरह से विभेदीकरण को हम देखते हैं कि व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, इस तरह से निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि समाज में जो विद्यमान उच्चता और निम्नता की दशा है वही सामाजिक संस्तरण कहलाती है। सामान्यतः प्रत्येक समाज में संपूर्ण जनसंख्या को हम जाति, धर्म, प्रजाति, आय, व्यवसाय, पद आदि के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। भले ही इसकी प्रकृति और प्रकार में अंतर हो सकता है। टॉलकाट पार्सन्स ने सामाजिक संस्तरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक संस्तरण का अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च और निम्न पदानुक्रम में विभाजन है। तो इस प्रकार से टॉलकाट पार्सन्स और अन्य जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार दी गई जो सामाजिक संस्तरण की परिभाषा है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत समाज वह है जिसमें ऐसे भेद होते हैं जिनके द्वारा उच्च और निम्न का आकलन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सामाजिक संस्तरण की विशेषताएं। सामाजिक संस्तरण की विशेषताओं में सबसे पहली हम विशेषता देखेंगे सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रायः सभी समाजों में विद्यमान होती है और समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति जो है सामाजिक मूल्यों को सीखता है और संस्तरण को अचेतन रूप से यानी स्वाभाविक रूप से अपने आप में स्वीकार करता जाता है। जैसे प्रत्येक सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें विवाह की परंपरा है तो स्वतः ही वो समाज के लोग जो है उस विवाह की परंपरा को स्वीकार करते जाते हैं। परिवार, शिक्षा, धर्म आदि
समाज को जो है वो संस्तरित करने का कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिक। मानव सभ्यता के आदि काल से लेकर के संभवतः कोई भी ऐसा समाज नहीं बचा है जो संस्तरण रहित हो। इसके स्वरूप और इसके आधार में अंतर भले हो सकता है, किंतु संस्तरण जो है प्रत्येक देश काल के समाजों में थोड़ा बहुत अवश्य रूप से पाया जाता है। यानी सार्वभौमिक है, सभी समाजों में, सभी देशों में, सभी कालों में ये देखा गया है। इसके अलावा है तीसरी विशेषता स्वरूप में भिन्नता। देश और काल में भिन्नता के अनुसार सामाजिक संस्तरण के स्वरूप में विभिन्नता पाई जाती है। प्राचीन काल में जो सामाजिक संस्तरण का जो आधार था वो बहुत सरल था, जैसे आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जाति, इसके आधार पर होता था। जबकि वर्तमान समय में या आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि इसका निर्धारण जो है प्रायः अर्जित गुणों के आधार पर ही किया जाता है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रमुख आधार है वो जाति प्रथा है, जबकि यूरोपीय समाज में हम देखते हैं कि वो वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत आता है, अर्थात अर्जित गुणों के आधार पर ही स्तरीकरण किया जाता है। इसके बाद चौथी विशेषता है असमानता जनक। सामाजिक स्तरीकरण जो है समाज में असमानता उत्पन्न करता है। यद्यपि सामाजिक असमानता का ही परिणाम है। जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण होगा, नेचुरली वो सामाजिक असमानता वहां पर अवश्य रूप से पाई जाएगी। देन लास्ट है विशेषता है प्रतिबंधित अंतःक्रिया। समाज में स्तरीकरण से विभिन्न स्तर वाले वर्गों के बीच में जो इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, वो कम होती है। जैसे मान लीजिए उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, तो उच्च और निम्न के बीच में या उच्च और मध्यम वर्ग के बीच में इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगा, जबकि उच्च वर्ग वाले लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। मध्यम वर्ग वाले मध्यम के साथ, निम्न वर्ग वाले निम्न वर्ग के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया करेंगे। अब हम देखते हैं सामाजिक संस्तरण के आधार। वैसे तो सामाजिक संस्तरण के बहुत से आधार हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था जाति, धर्म, प्रजाति, आय, व्यवसाय, पद, ये सभी आधार हैं जिस आधार पर हम उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में उसको विभाजित करते हैं। पर कुछ समाजशास्त्री हैं जिनमें हम वेबर को देखेंगे। वेबर ने तीन आधार माना। एक तो आर्थिक आधार, दूसरा व्यवसायिक आधार और तीसरा राजनीतिक आधार, जिसके आधार पर हम समाज को संस्तरित कर सकते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार को ही स्वीकार करते हैं, इसलिए वो समाज में दो वर्ग बनाते हैं, एक तो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। अब इस तरह और भी समाजशास्त्रियों ने आधार बताए हैं और सारे आधारों का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं। सुविधा के लिए हम दो प्रधान वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला है जैविक आधार। जैविक आधार बायोलॉजिकल बेसिस जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें हम लिंग या सेक्स लेते हैं, तो स्त्री और पुरुष, ये दो का जो संस्तरण है वो प्राचीन काल से होता चला जा रहा है। और
तब से लेकर अब तक समाज में पुरुष की जो प्रधानता है या स्थान है वो उच्च माना जाता है, स्त्रियों का उससे निम्न माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो आधार बनता है, जैविक आधार बनता है, वो बनता है आयु, एज। आयु के आधार पर समाज में व्यक्ति 5 वर्गों में बढ़ जाता है: बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध। समाज में विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए सामान्यतः अलग अलग कार्य और पद जो है वो निर्धारित होते हैं। सामान्यतः मुखिया का जो उत्तरदायित्व है या प्रतिनिधि का उच्च पद जो है अनुभवी और श्रेष्ठ आयु वर्ग के लोगों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति, रेसेस। जिस समाज या देश में एक से अधिक प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, वहां प्रजाति के आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजन कर दिया जाता है। अफ्रीका में देखिए रंग भेद की नीति अपनाई जाती है, काले और गोरे की। इसी प्रकार से गोरे जो हैं वो जातीय श्रेष्ठता की भावना लिए हुए हैं। अमेरिका में देखिए जो यूरोपीय जातियां जाकर वहां पर बसी हैं वो गोरी जातियां हैं, जबकि उसी भाग में रहने वाले जो रेड इंडियंस हैं उसको वो अपने से नीचे मानते हैं या अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार इसी आधार पर कई शताब्दियों तक अतिरिक्त सुविधाएं और विशेषाधिकार वो प्राप्त करते रहे हैं। इसके पश्चात है जन्म या बर्थ। सामाजिक रूप से मान्य उच्च कुल, वंश और जाति में जन्मे लोग अपने को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं और अन्य लोग भी प्राय ऐसे ही स्वीकार करके चल रहे हैं। दूसरा जो आधार बनता है ये तो था बायोलॉजिकल बेसिस या जैविक आधार। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेसिस। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे आय और संपत्ति को, इनकम एंड प्रॉपर्टी। सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति की आय या संपत्ति का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक समाज के साथ ही आदिम समाज में भी धनी व्यक्ति का स्थान जो था वो ऊंचा और निर्धन व्यक्ति का स्थान जो था वो नीचा माना जाता था। तो इस प्रकार से आय और संपत्ति यदि घट बढ़ जाएगी तो जो उसका सामाजिक स्तर है, उसकी प्रतिष्ठा है, वो भी घट बढ़ सकती है। तो इस प्रकार समाज में संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेद उत्पन्न होता है। दूसरा है व्यवसाय या ऑक्यूपेशन। समाज में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो उच्च और प्रतिष्ठित माने जाते हैं और कुछ निम्न या हे दृष्टि से देखे जाते हैं। जैसे परंपरागत समाज में हम देखते हैं प्रशासक हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, अभियंता, वकील, ये सब जो है उच्च माने जाते हैं। और जबकि कपड़ा धोने वाले, चर्म का काम करने वाले या बाल काटने वाले का व्यवसाय करने वाले लोगों को निम्न समझा जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के आधार पर हाई और लो, उच्च और निम्न स्तर जो है वो बनते चले जाते हैं। इसके बाद है धार्मिक ज्ञान एवं कर्म, रिलीजियस नॉलेज एंड वर्क। परंपरागत समाज में धर्म कर्म में संलग्न और धार्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का जो स्थान है वो ऊंचा होता है। हमारे देश में धार्मिक कर्म कांडों में सम्मिलित जिस भी धर्म के धर्म गुरु हैं
जैसे हमारे यहाँ बहुत से धर्म हैं, मुख्य धर्म में आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और भी धर्म हैं। उनके जो धर्म गुरु हैं उनका स्थान जो है वो ऊंचा और इस धर्म के अनुयायियों का स्थान उनसे नीचा माना जाता है। तो इस प्रकार स्तर का विभाजन हो जाता है। इसके बाद आती है राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर। किसी भी समाज में राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्ति जिनके पास शासन की बागडोर होती है या सैनिक शक्ति होती है, उनका स्थान जो है उनसे जिनके पास सत्ता नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों से ऊंचा माना जाता है। मान लीजिए समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो निम्न स्तर वाला है, यदि वो चुनाव लड़ता है और विधायक, सांसद या मंत्री बन जाता है तो उसका सामाजिक स्तर पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने जो स्तर है उसको अचीव करता है, उसको वो अर्जित करता है, अर्न करता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी विभाजन का कार्य करते हैं, सामाजिक संस्तरण में का बेस बनते हैं, आधार बनते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक संस्तरण की प्रकार। टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। विभिन्न देश काल में समाज में स्तरीकरण कई स्वरूप में पाए जाते हैं, जिनमें दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जाति व्यवस्था, सामाजिक वर्ग, ये सब उल्लेखनीय है। कुछ सामाजिक स्तरीकरण परिवर्तनशील होते हैं, जिनमें कोई व्यक्ति जो है एक वर्ग से अन्य वर्ग में स्थानांतरण कर सकता है, जबकि ऐसे भी स्तरीकरण मिलते हैं जो व्यक्ति के जन्म से ही निर्धारित होते हैं और जीवन काल में वो फिर कभी भी परिवर्तित नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से दोनों तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे हम बंद स्तरीकरण कहते हैं। इसके अलावा मुक्त या खुला स्तरीकरण भी होता है। पहले हम बंद स्तरीकरण को समझ लेते हैं। बंद स्तरीकरण क्या है? इनमें किसी व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है व्यक्ति की, वो जन्म पर आधारित होती है, निर्धारित होती है, या जो कोई भी व्यक्ति जो है आजीवन अपनी सामाजिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं ला पाता या नहीं ला सकता, इसको हम बंद स्तरीकृत समाज भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय प्रजाति के लोगों का सामाजिक स्तर ऊंचा माना जाता है, वहीं पर निग्रो प्रजाति के लोगों का उनसे निम्न माना जाता है। तो ये जन्म के आधार पर हम देखते हैं कि काले गोरे रंग भेद है, या प्रजाति के आधार पर उन्हें जो है उच्च और निम्न वर्ग में बांटते हैं। तो ये बंद स्तरीकरण है, क्योंकि काला जो निग्रो व्यक्ति है वो कभी यूरोपियन के समान जो है वो गोरा नहीं हो पाता, गोरा व्यक्ति जो है निग्रो के समान काला नहीं होगा। तो वो जन्म से ही मिलता है ये सब कुछ, तो उसी के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। इसको हम, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता, इसको कहा जाता है बंद स्तरीकरण। दूसरा है मुक्त या खुला स्तरीकरण, या जिसको ओपन स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ओपन स्ट्रेटिफिकेशन जो है सभी आधुनिक समाज में देखने को मिलता है। ये वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। सामाजिक वर्ग सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार बन गया है। सामाजिक वर्गों का जो निर्धारण है जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि जो उसका कार्य है
जो उसका कर्म है उसके आधार पर तय होता है। बंद स्तरीकरण में क्या हो रहा था, जन्म के आधार पर उसका स्तर जो है वो तय हो रहा था, जबकि मुक्त या खुला स्तरीकरण में किसके आधार पर वो तय हो रहा है, क्लास या वर्ग के आधार पर। यहाँ पर व्यक्ति का जन्म जो है वो मायने नहीं रखता। जन्म किसी भी वर्ग किसी भी स्तर में हुआ हो, वो अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर, अपनी कार्य कुशलता के आधार पर, अपने स्तर में जो है वो परिवर्तन ला सकता है। मुक्त या खुला स्तरीकरण है इसके कुछ आधार, सामाजिक वर्गों के निर्धारण के कुछ आधार जो माने गए हैं, उनमें पहला जो आधार है आय और संपत्ति, इनकम एवं प्रॉपर्टी। उच्च आय और अधिक संपत्ति वाले धनी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो है वो ऊंची मानी जाती है, और जबकि निर्धन व्यक्ति की निम्न मानी जाती है। इन दोनों के बीच में एक वर्ग और होता है, जो होता है मध्यम वर्ग। कार्ल मार्क्स हैं और वेबर हैं, इन्होंने समाज को दो प्रधान ही भागों में बांटा। एक तो जैसे कार्ल मार्क्स का वो आर्थिक आधार था पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, दो वर्गों में बांटा, उच्च और निम्न। जबकि वेबर ने भी धनिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इस प्रकार से उच्च और निम्न दो वर्गों में बांटा। यानी संपत्ति जिसके पास अधिक है वो उसका वर्ग जो है वो ऊंचा होगा, या ये उच्च वर्ग में आएगा, और जिसके पास नहीं है वो निम्न वर्ग में आएगा। दूसरी जो वर्गीकरण का आधार है, निर्धारण का आधार है, वो है व्यवसाय की प्रकृति। भारत में ही हम देखें, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, वकील, ये सब की जो सामाजिक स्थिति है वो ऊंची मानी जाती है। इसके अलावा कपड़ा धोने वाले या सफाई कार्य में लगे लोग या चमड़े का कार्य करने वाले लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वो निम्न समझी जाती है। इसके अलावा है शैक्षिक स्तर या लेवल ऑफ एजुकेशन। जाहिर सी बात है, जिसका एजुकेशन जो है वो ज्यादा होगा, हाई होगा, उसका स्तर भी ऊंचा माना जाता है, और अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोगों का स्तर उनसे नीचा माना जाता है। इसके बाद आता है धर्म, रिलीजन। रिलीजन में हम देखते हैं कि जो धर्म कर्म में लगे हुए व्यक्ति हैं, धर्म उपदेशक हैं, धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, पंडित पुजारी हैं, मौलवी हैं, बौद्ध भिक्षुक हैं, ये सब का भारतीय समाज में क्या है, ऊंचा स्थान है। जबकि उसी धर्म में को मानने वाले या उनके अनुयायियों का उनके बजाय, उनकी अपेक्षा जो है वो उनसे नीचा स्थान माना जाता है। इसके अलावा आता है निवास स्थान, रेसिडेंशियल प्लेस। सामान्य रूप से नगर में रहने वाले व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या गांव में रहने वाले व्यक्ति से उसकी तुलना यदि की जाती है तो नगरीय लोगों की तुलना, नगरीय लोगों का जो स्तर है, सामाजिक स्तर जो है वो ऊंचा माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में उन व्यक्तियों का भी स्तर ऊंचा मान लिया जाता है जो कुछ वर्ष विदेश में रहकर आए हैं, उन लोगों का भी स्तर जो है वो ऊंचा माना जाता है। इसके बाद है राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति का सामाजिक स्तर सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। जैसे विधायक, सांसद या मंत्री बन जाने पर तो उनका सामाजिक स्तर जो पहले था उससे वो ऊंचा हो जाता है। तो ये था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इससे संबंधित यदि आपकी कुछ क्वेरी है
यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसे लिख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगी आपको आंसर देकर संतुष्ट करने की। थैंक यू।